वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी सोशल साइंस फैकल्टी प्रतिष्ठा शर्मा फ्रॉम ई सरल। ये आप देख रहे होंगे अधिश्री हैं गोवा बोर्ड की टॉपर। ये हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे महारथी जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं, तो इनकी भी कुछ स्ट्रैटेजी रही है। तो अगर आप लोग में से ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है जो कि 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो ई सरल ने लॉन्च किया है एंड गेम क्रैश कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप भी अपनी कुछ एक स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब टाइम इतना कम बचा है कि आपको ये देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है उसमें से क्या पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो वो गाइडेंस हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए, ज्वाइन करिए, फिर हम सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। सो हरी अप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के जैसा ही बनाया हुआ है, वैसे ही इंस्ट्रक्शन है, वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम ये इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 3 आवर का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका टोटल इसका वेटेज है, जिसमें आपके 6 सेक्शन आएंगे A to F, जिसमें आपके 37 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ओके, सेक्शन A है जिसमें आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक है, एमसीक्यू टाइप है, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क होल्ड करता है। सेक्शन B की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से हैं, जिसकी वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स होगी। 40 वर्ड्स मतलब 3 to 4 लाइन, आपको उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्क्स आपको एनी वो उतने ही मिलेंगे, है ना। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो ज्यादा मत लिखिए क्योंकि पेपर लेंथी होता है। पेपर लेंथी होगा तो छूट जाएगा, तो जितना वर्ड लिमिट है उतना ही लिखिए और सही लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 25 to 29 है, जो कि शॉर्ट टाइप जिसमें आएगा, 3 मार्क्स कैरी करेगा एंड 60 वर्ड इसकी वर्ड लिमिट है, यानी कि 5 to 6 लाइन। देन हम बात करें सेक्शन डी की, तो क्वेश्चन नंबर 30 से 33 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क्स ईच कैरी करता है क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट है 120, यानी कि 10 to 12 लाइन मैक्सिमम। ठीक है, सेक्शन ई जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से 36 है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड मतलब आपको एक केस दे देंगे, उसको आपको रीड करके उसके बिहाफ पे जो भी उसमें दे रखा है उसके बिहाफ पे आपको आंसर करना है। ठीक है, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसके 3 सब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हर सब क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच है। ठीक है, एंड इसकी वर्ड लिमिट 100 दे रखी है, यानी कि 8 to 10 लाइन मैक्सिमम है। देन आता है सेक्शन एफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 36 आएगा। ये मैप बेस्ड है, यानी मैप आएगा, इसमें 2 पार्ट आएंगे। 37A जो कि हिस्ट्री का होगा 2 मार्क्स का, 37B जो कि ज्योग्राफी का होगा 3 मार्क्स का। ठीक है, देन पूरे पेपर में ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको 2 चॉइसेस मिल सकती है, बट सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। एंड इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिनका 50% वेटेज होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होते हैं? जो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल पावर को जज करने के लिए होते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन तो ये दिमाग यूज करना है। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है वो रिकॉल हो जाए, इस तरीके से आप पढ़ना है, तो उसके लिए तो हम बैठे ही हैं आपको करवाने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए हमें पता है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट। आपको एक्ट बताना है कि किस एक्ट की इस क्वेश्चन में बात की गई है। The act was passed by the Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council ने ये एक्ट पास किया था। इस एक्ट ने पावर दी थी गवर्नमेंट को टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी उनको दबा देने की पावर इस एक्ट ने दी थी। इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे, जिनको सजा मिली थी, उन प्रिजनर को डिटेन कर दिया था बिना मौका दिए, बिना कोर्ट के सामने ले जाए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमें पता है कौन सा एक्ट है, रॉलेट एक्ट। इसका आंसर है ए। आर वी क्लियर? सेकंड है, विच प्लेस इन इंडिया हैज आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक क्या होती है स्टूडेंट्स? मैन मेड
टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी, ये आपकी ज्योग्राफी के वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर में आपको एक ग्रे बॉक्स में दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो ग्रे बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, बुक खोलिए और मार्क करिए। ठीक है, इसका आंसर है भोपाल, बी। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मैंने मार्क क्यों किया है, क्योंकि मुझे इससे पता रहेगा कि क्वेश्चन में हमें आंसर किस चीज का देना है, ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम इसको देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट कैटेगरी है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मेल और फीमेल। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन, जो कि कौन से एज ग्रुप के हैं, 10 to 14 ईयर्स के, इसका भी सेम मेल और फीमेल का। थर्ड है रूरल चिल्ड्रन, जो कि एज है 10 to 14, जो कि स्कूल अटेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमें बताना क्या है, एज पर द डेटा गिवन अबव हु हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब रूरल पॉपुलेशन कहाँ बताई गई है, फर्स्ट पॉइंट में, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, इसका फर्स्ट पॉइंट। तो किसकी है, मेल की 76, फीमेल की 54, यानी कि फीमेल का जो डेटा है वो लीस्ट है कंपैरेटिव टू मैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फीमेल। आर वी क्लियर? Then next question, which of the following option represent potential measure that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and biodiversity? कौन से ऐसे threats हैं जो टाइगर पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हैं? ठीक है, बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो हंटिंग को बैन करना, लीगल प्रोटेक्शन देना जहां पे वो रहते हैं उस एरिया को, एंड रेस्ट्रिक्ट कर देना ट्रेड वाइल्ड लाइफ का। तो हाँ, ये बनता है जिससे कि हम टाइगर की पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। सेकंड, प्रोहिबिटिंग, यानी रोक देना। ठीक है, द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट। अब पब्लिक को फॉरेस्ट एरिया में जाने के रोकने से क्या ही मिलेगा, घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, तो इस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, उनको सेंचुरीज में और नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर देना, तो अल्टीमेटली उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, जिससे कि हम टाइगर पॉपुलेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। फोर्थ, कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आपने उनको रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, तो डेट मीन्स उनको आपने टाइगर्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए सेव कर लिया। तो यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो कहाँ पे है हमारे 1, 3 एंड 4? डी में, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन वाज चूजन एट इट्स हेडक्वार्टर, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में से, ये हम सबको पता है, इसका आंसर है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजॉरिटीज एंड पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग चैप्टर का क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से। हमें बताना है मेजॉरिटीज में और पावर शेयरिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेजॉरिटी क्या होती है, जिसमें मेजॉरिटी का रूल होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होती है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट, मेजॉरिटीज में एम्फेसिस द डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी का डोमिनेंस बनाए रखती है। ठीक है, while power sharing emphasizes the sharing of power among the different groups। ठीक है, हम इस पॉइंट को होल्ड करते हैं, बाकी पॉइंट्स को हम देख लेते हैं एक बार। मेजॉरिटीज में emphasizes the need for consensus building and while power sharing emphasizes the exclusion of minority government। पावर शेयरिंग में माइनॉरिटी को हटा दिया जाता है, यानी कि ये पॉइंट तो नहीं होगा। ठीक है, मेजॉरिटीज में एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को अकोमोडेट कर लेते हैं मेजॉरिटी के अंदर, बट ये नहीं होता है। मेजॉरिटी में हमें पता है जिसमें मेजॉरिटी का बात होती है, अकोमोडेशन की कोई बात नहीं होती, यानी कि ये पॉइंट भी नहीं होगा। मेजॉरिटीज में एम्फेसिस द नीड फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाइल पावर शेयरिंग एम्फेसिस द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स का यूज करना मेजॉरिटी की विल को अप्लाई करवाने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पावर शेयरिंग में पावर का डिवाइड होता है, फोर्सफुली कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर वी क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्स एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन वाला है, इसमें हमें एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है, तो या तो वो रीजन उस असर्शन का होगा या फिर दोनों सही होंगे, पर वो रीजन उस असर्शन बेस्ड का नहीं होगा। असर्शन क्या है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी।
हमने जब आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था उसमें ये समझा था कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, क्योंकि उसमें हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो भी सिटीजन होते हैं अबव और इक्वल टू 18 ईयर्स उनको राइट टू वोट मिलता है, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होती है। ठीक है, असर्शन इसका रीजन है ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए सारे लोगों का मत होता है, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? A and R are true and R is the correct explanation of A. Answer would be A. Are we clear, students? Next question. Rahul has a sack of cotton. राहुल के पास कॉटन है but he is in a need of wheat. उसको wheat चाहिए. And Anush has a sack of wheat and is in the need of cotton. मतलब राहुल को कॉटन देनी है और जो दूसरा पर्सन है अनुष उसको वीट देनी है। ठीक है, दोनों की इच्छा के अकॉर्डिंग विल, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? विल। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंट ऑफ वांट दे मे नॉट एक्सचेंज देयर गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी हैं। पहला, दोनों के विल के अकॉर्डिंग चीजें एक्सचेंज हो रही है, तो ये हो जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। एक हमने बार्टर एक्सचेंज भी पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन को तो वो चीज देनी होगी पर दूसरे पर्सन को शायद उसकी वाली चीज नहीं लेनी होगी, तो जब विल के बिना एक्सचेंज होता है दैट इज बार्टर एक्सचेंज। लेकिन दोनों की इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है दैट इज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, तो वो तो सारे ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा इन्होंने बोला है कि अगर सेम कमोडिटी को उनको नहीं लेना हो या नहीं देना हो तो उसकी जगह पे क्या यूज होगा? वो यूज होगा जिसको आप यूनिवर्सली यूज कर सको, यानी कि आज के डेट में वो है मनी। मनी अगर आप लेते हो तो आप उस मनी से कुछ और सर्विस खरीद भी सकते हो, कुछ और चीज ले भी सकते हो। तो इसका आंसर हो जाता है डी, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, मनी। लोन नहीं होगा, लोन का मतलब होता है अभी पैसा लेना और बाद में चुका देना। क्रेडिट भी नहीं होगा, क्रेडिट भी यही है कि पहले खर्चा करो, सामान ले लो, सर्विस प्रोवाइड कर दो और फिर बाद में जाके आपको पैसा मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ये तो हमने अभी समझ लिया कि ये क्या होता है स्टूडेंट्स, बार्टर एक्सचेंज, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं होगा। तो ऑप्शन वुड बी डी जो करेक्ट आंसर होगा इसका। आर वी क्लियर? Then you are a citizen of country that has a democratic form of government. Democratic form of government में क्या होता है, आपके पास राइट होते हैं और वहां के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का भी राइट आपके पास होता है। You want to ensure that the system of power sharing in your country, इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि पावर शेयरिंग से काफी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, in your country is effective and that no one branch of government has absolute power. एब्सोल्यूट पावर नहीं है, मतलब सारी पावर उस एक सेक्टर के पास नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड बी बेस्ट टू मीट दिस गोल? क्या जरूरी है इसको मीट करने के लिए, इस पावर शेयरिंग की डिमांड को मीट करने के लिए? ऑल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर ओनली। लेजिस्लेचर क्या होती है बच्चों? लॉ मेकिंग बॉडी। तो क्या सारी पावर लेजिस्लेचर के पास चल जाएगी? तो वो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? नहीं। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट और प्रोविंसेस। प्रोविंसेस क्या होते हैं? जिनमें राजा महाराजाओं का राज होता है। ठीक है, इस विद ईच लेवल हैविंग इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होती है, तो क्या ये करेक्ट हो सकता है? इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं उन लॉज को, जुडिशियल ब्रांचेस अगर उन लॉ को कोई भी वायलेट करता है तो वो जिसके साथ गलत हुआ है वो जुडिशरी में जा सकता है, अपने न्याय की डिमांड कर सकता है और जुडिशियल का ये काम होता है कि वो उनको न्याय दिलवाए। विद ईच ब्रांच हैविंग इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, हर ब्रांच के पास अपनी पावर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। Power is shared among different level of government such as national, regional, local government. अब पावर तो होती है इनके पास, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है।
तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूजन है। अब देखो इसमें बात की गई है पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना। तो अगर हर लेवल लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभालेंगे और कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको हम बोल सकते हैं पावर शेयरिंग। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है ना एक लिंक होता है, ठीक है, जिसमें वो एक दूसरे की पावर में इंटरफेयर भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट में उतर भी सकते हैं। लेकिन ये चीज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में नहीं होती। तो ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर जो पावर शेयरिंग का होगा वो होगा सी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पिक्चर दे रखा है। जिन स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी उनको पता होगा ये इमेज कैसी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो हम इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। वो क्या होता है, ऑप्शंस को हटाते चलते जाओ और जो फिर बाद में बचेगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया में है और ये इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देन हम बात करते हैं ड्यूमा का, ड्यूमा रशिया में है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्सटैग की, ये है जर्मनी बर्लिन में, तो ये भी नहीं है। तो ये हुआ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ऑप्शन वुड बी ए जो कि करेक्ट आंसर है। आर वी क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following does the symbol of crown of oak leaves stand for? Crown of oak leaves, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, इसको जर्मेनिया में जो वुमेन थी वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पहनती थी उस क्राउन को, जो कि ओक लीव से बना होता था। तो ये क्या शो करता था स्टूडेंट? हीरोइज्म। ठीक है, कि भाई आप एक रोल मॉडल हो समाज के लिए, है ना, वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए। ऑप्शन वुड बी डी। नेक्स्ट है evaluate the impact of opening foreign trade on the global economy, ग्लोबलाइजेशन का है ये, by identifying the appropriate statement among the following options। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, अब हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है ग्लोबलाइजेशन के लिए। The choice of good in the market increases, ज्यादा सामान होंगे, ज्यादा गुड्स होंगे तो हम उसके बीच में चॉइस कर सकते हैं। Producers from two countries closely compete, अब देखो दो देशों से सामान आ रहा है तो कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन सा किस देश का सामान ज्यादा बेटर है। जैसे चाइना का माल सबको पता है नकली होता है ना, उस टाइप से। अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशंस, है ना, तो जिसका सामान ज्यादा अच्छा होगा हम वो लेना प्रेफर करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सस्ता सामान लेना प्रेफर करते हैं तो वो चाइना का भी लेंगे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट, मार्केट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को इंटीग्रेट करने में, एक साथ लाने में मदद करता है इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के। एंड द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, क्या उन प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा सही होगी? नहीं, कुछ कमजोर क्वालिटी के प्रोडक्ट भी होंगे, कुछ नकली प्रोडक्ट भी होंगे, तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हुए हमारे? 1, 3 एंड 3। तो ये कौन सा हुआ? सेकंड वुड बी हमारा करेक्ट answer. Are we clear students? Choose the correction option to complete the statement. If a government provides its citizen right and means to examine the process of decision, अगर किसी देश की गवर्नमेंट ने आपको एग्जामिन करने की पावर दी। एग्जामिन क्या होता है? जैसे आपके पेपर चेक होते हैं, है ना, तो एग्जामिनर उनको करेक्ट करता है। ठीक है, आप फिर आपको वो कॉपी मिलती है। अगर आपको लगता है यार इन्होंने तो हमारे मार्क्स काटे हैं, तो आप एग्जामिनर से, जो स्कूल वाले टीचर्स उनसे जाके बात कर सकते हो। तो यानी कि एग्जामिन करने के उसके प्रोसेस को, उसके डिसीजन को कौन सी गवर्नमेंट देती है पावर? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल में क्या होता है? आंसरेबल होती है, कि आप जाके टीचर को पूछोगे कि आपने इस मार्क्स क्यों काटे, टीचर को आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये कौन सी हो गई? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल तो रिस्पॉन्सिव होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब सारे प्रोसेस को आपको उनको बता के चलना पड़ता है। और स्टेबल गवर्नमेंट ऐसा कुछ होती नहीं है, डेमोक्रेसी हमेशा हिलती हुई गवर्नमेंट होती है। बट हाँ, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो स्टेबल होती है, जो हमने आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में कंप्लीट किया था। तो इसका आंसर होगा अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको इसको सिक्वेंस वाइज बताना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। On the events that shape the non-cooperation movement. First,
General Dyer opened fire at the large crowd gathered in the enclosure of जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हम सबको पता है 1919 में हुआ था। फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती लोगों को रिक्रूट रख लिया था जॉब पे। कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रख लिया था। एंड द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका चला था 1919 से 1924 अराउंड तक। गांधी जी लॉन्च नेशनल व्हाइट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, ये था आपका 1919 का अराउंड का। ठीक है, तो अब हमें इसको जमाना है। अब देखो इसमें ना एक गड़बड़ हो सकती है। रॉलेट एक्ट का खत्म होने का टाइम ज्यादा था, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये बाद में होगा। सबसे पहले तो हमें क्लियर है कि सेकंड होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन किसमें, पहले तो उसको रखो। सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक में है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वॉर हुई थी, तो हमें आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। आर वी क्लियर? हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड आया, सिर्फ ये इसमें था, खत्म। ओके, कंफ्यूजन कब आती? जब ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के ऑप्शंस में कुछ आगे फेर होता, जब सेकंड वाला तो दिया होता लेकिन इनमें कुछ गड़बड़ की होती। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है वो मार्क करके आओ। कई बार सीबीएसई में बोनस मार्क्स प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो अभी के लिए तो बी वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ देयर इज डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके का रुकावट आई, एंड द लॉरीज रिफ्यूज टू ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक सामान पहुंचाने में किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आई, फूड विल बिकम स्कैर्स इन अर्बन एरिया, तो फूड की कमी आ जाएगी अर्बन में यानी कि सिटी में, है ना। वेयर इज फार्मर विल बी अनेबल टू सेल, और फार्मर्स के सामान भी नहीं बिकेंगे तो उनकी बिक्री कैसे होगी? ठीक है, उनकी कमाई कैसे होगी? वो खाएंगे पिएंगे क्या एंड रहेंगे कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द सिचुएशन स्टेटेड अबव। अब रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर से जो कि फार्मिंग है ना। देन आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में हमारा इन्वॉल्व होता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, यानी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी फैक्टर से मिल रहा है, तो प्राइमरी फैक्टर अफेक्ट हो रहा है तो सेकेंडरी हो रहा है। और फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में दिक्कत आ रही है ना, तो टर्शरी ट्रांसपोर्ट टर्शरी में आता है। ठीक है, तो भाई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो प्राइमरी भी इफेक्ट हो रहा है, प्राइमरी इफेक्ट हो रहा है तो उससे सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि तीनों सेक्टर ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन वुड बी सी जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, आर वी क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट है वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक, ये आपका प्रिंट कल्चर से है ये क्वेश्चन। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड द मैकेनिकल प्रेस। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक मतलब जो भी मशीन्स वगैरह आ गई थी, है ना, जैसे जैसे प्रिंट कल्चर आगे बढ़ा था, हैंड प्रिंटिंग से शिफ्ट होकर जो मशीन्स के थ्रू प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी। मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th century एज वेस्टर्न पावर एस्टैब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। ठीक है, तो 19th century में हुई थी जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बीजिंग बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंटिंग कल्चर कैटरिंग टू वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स, ये गलत है। कौन था? बीजिंग नहीं था, शंघाई था। तो यानी कि स्टेटमेंट सेकंड तो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन वुड बी 1 जो कि करेक्ट होगा। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, M gave his friend clues about the type of soil that suit for growing cotton। अब हमें याद रखना है एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कॉटन के लिए क्या क्या रिक्विजिट थी जो कि जरूरी थी कॉटन उगने के लिए, है ना, कॉटन की फार्मिंग होने के लिए। Which of the following clues provided by M would be the most useful? ये M ने clues दिए हैं, इससे हमें बताना है कि कौन सी सॉइल बेटर रहेगी कॉटन के लिए। It is well known for its capacity to hold moisture। मॉइस्चर होल्ड करती है। मॉइस्चर कौन होल्ड करती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है,
इट टर्न्स येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड, येलोइश हो जाती है, ठीक है। तो कॉटन के लिए येलो सॉइल नहीं चाहिए होती। इट इज रिच इन कंकर एंड भंगर नोड्यूल्स, तो ये कौन सी होती है? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ठीक है ना। तो क्या ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में कॉटन उगता है? नहीं। इट इज वेल ड्रेम्ड लॉमी सॉइल, लॉमी सॉइल में हमें पता है ट्रीज उगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्लू 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ए हमारा इसका आंसर होगा, ए वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। Choose the right option to fill in the blanks. The emergence of dash is directly connected to the rise of political parties. हमें पता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में हमने ये पढ़ा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो एक ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बिहाफ पे। तो क्या होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? मॉनेटरी डेमोक्रेसीज नो, डायरेक्ट डेमोक्रेसीज बिल्कुल भी नहीं, वो हम यहाँ पे है भी नहीं, अमेरिका में है। जिससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए होती हैं, तो ये होगा करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हम सबको पता है। अब आर वी क्लियर? आंसर सी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, साथ में लाना बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे, प्राइवेट हो जाना सारी कंपनीज का, नो। ग्लोबलाइजेशन, हाँ हो सकता है। कंपटीशन, ये कोई वर्ड ही नहीं है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना कंट्रीज के ट्रेड पे, ठीक है, वो होता है लिबरलाइजेशन। तो ये इंटीग्रेशन की बात की है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। आंसर बी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। आर वी क्लियर? Which of the following statement is correct keeping the requirement of formation of government? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1, it is possible to for independent candidate to form a government. क्या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करना इजी बात है, या फिर मॉरली करेक्ट बात है, या प्रैक्टिकली करेक्ट बात है? नो। स्टेटमेंट टू गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही गवर्नमेंट होती है? नो। थर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू, बस लिमिटेड है इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, क्या जिनको चुना जाएगा उन तक ही लिमिटेड है गवर्नमेंट? सो हो सकता है, देखते हैं आगे। स्टेटमेंट फॉर ए गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। तो हम लिमिटेड है केवल पॉलिटिकल पार्टीज तक, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट करने वाले लोग भी तो होने चाहिए, तो हम ये पॉइंट हटा देते हैं। गवर्नमेंट जो बन रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज से बन रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज से? जिनको इलेक्ट किया जा रहा है। इलेक्ट भी कैसे? जो मेजॉरिटी से जीत रही हैं। तो यानी स्टेटमेंट 4 हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। अभी क्लियर? देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। असर्शन है इंडिया इज अ कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी होती है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। यस, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। बट हमें अब देखना है कि क्या इसका ये आंसर बनता है। मल्टी पार्टी सिस्टम से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आती है, ठीक है, करेक्ट बात है ना, लेकिन इसका रीजन नहीं हुआ। क्यों आती है वो आपने एक फैक्ट बता दिया, लेकिन इसका रीजन नहीं है, यानी कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। अब हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, हम इसको रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।